Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 23rd of August and the time duration is around 8:33 p.m. in the evening. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी रिजेक्शन आ रखे हैं तो उसमें अलग अलग रीज़न है, तो मैं सारे रीज़न आपके साथ डिस्कस करके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सो आई एम गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, जो भी सारे पॉइंट हैं जी जिसमें आप मेरे को लगता है कि लोगों का रिजेक्शन आ सकता है कैंडिडेट का, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले क्वेश्चन वगैरह भी बहुत लोगों ने पूछ रखे हैं कि कैसे पूरा प्रोसेस करना है। अभी जैसे नाइन्थ वाला ऑप्शन देखें तो इसमें मेंशन करके दे रखा है प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट। तो इसमें इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स, नो डिपॉजिट। जो भी आप अपने अकाउंट में फ़ंड शो करते हैं, जो भी आपका अमाउंट रहता है उसमें आप जो लास्ट 3 मंथ होता है उसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जैसे अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त में अगर आप अभी 3 साढ़े 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं अपने अकाउंट में, तो आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने की। फिर आप दिसंबर वाले टाइम पे अपना शो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी ने अपना अकाउंट लास्ट 3 मंथ से मेंटेन करा है और कोई लार्ज अगर कोई लार्ज डिपॉजिट नहीं है, जैसे 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार 5 हज़ार स्मॉल डिपॉजिट है, वो चलता है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपका 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में अमाउंट है तो इसमें कोई इशू नहीं होता। वैसे अगर जो स्टैंडर्ड वो लोग कहते हैं कि अपना है 3,500 यूरो, दैट इज़ अराउंड 3.5 लाख रुपए के आसपास होता है, उतना शो करने के लिए कहते हैं। अदरवाइज़ का बहुत से केस ऐसे भी हुए हैं जिसमें 2 लाख के अंदर भी आपका वीज़ा लग गया है, जिसका 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में था। शैनिगन वीज़ा वगैरह लगते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 lakhs के अराउंड रिक्वायरमेंट रहती है। और शैनिगन जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाता है वो तो इंडिया से अपने बैंक स्लिप वगैरह भी दिखाता है, अपना जो सैलरी स्लिप वगैरह उसका तो इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस होता है। सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपना डिपॉजिट वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कोई लार्ज अमाउंट के डिपॉजिट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ इस नंबर पर आपका रिजेक्शन आ जाएगा। और इसके अलावा आप रिसेंट डिपॉजिट करते हैं तो उसमें एक ही ऑप्शन आप पे रहता है। आप अगर आपने आज में अभी अमाउंट कुछ डाल लगा, जैसे 3 साढ़े 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाला है, तो बैंक सर्टिफिकेट आप ले लें, दैट वुड बी द प्रीफर्ड ऑप्शन। उसमें ऐसा होता है कि उसमें आपका कोई ऐसा शो नहीं होता है। आप अपने जो भी जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट ओपन है वहाँ पे जाके बैंक सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जिसमें आप 3.5 लाख रुपए आज अपने अकाउंट में डालेंगे, कल अपने बैंक में जाके आप अपना बैंक से ले सकते हैं। एक उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें आपका डिटेल्स वगैरह सारी मेंशन होती है, उसमें लिख के देते हैं कि इस अकाउंट में इतना अभी अमाउंट है, और आप उसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, उसमें आपको पूरा शेयर करके देता है। उसमें आपकी स्टैंप वगैरह भी लगे रहती है, सिग्नेचर आपके होते हैं, अगर आप ऑफलाइन जाके लेते हैं उसे। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन निकालते हैं, ऑनलाइन भी निकल जाता है, बहुत से बैंक में होता है, आपको अपना नेट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें। नेट बैंकिंग में आप जाएंगे, फिर वहाँ से आप निकाल सकते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर उसमें एक बैलेंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। बैलेंस सर्टिफिकेट में आप क्लिक करेंगे तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निकल जाता है। उसमें सिग्नेचर और स्टैम्प की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑटो जनरेटेड होता है, तो उसमें सारा मेंशन करे रहता है, देयर इज़ नो नीड ऑफ सिग्नेचर एंड स्टैम्प बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज़ ऑटो जनरेटेड, वो पूरा मेंशन करके देते हैं, तो उसमें रिक्वायर्ड नहीं रहता। अगर आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं तो आप, दैट इज़ वेल एंड गुड, टाइम सेविंग प्रोसेस होता है। और अगर कोई ऑनलाइन निकालने में किसी को इशू है, नेट बैंकिंग का प्रॉब्लम आता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक होते हैं, बहुत सारे बैंक में ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं होता ऑनलाइन निकालने का, तो उसमें ऑफलाइन जाके निकालना पड़ता है। जो आपका ब्रांच हेड होगा वो आपको निकाल के शो कर देगा। एक आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, एप्लीकेशन लिख के आप अपने ब्रांच मैनेजर को देंगे, वो उस टाइम पे आपके अकाउंट में आपका बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल के दे देते हैं। और जो बैलेंस सर्टिफिकेट होता है 1 महीने के लिए वैलिड रहता है, आप इस चीज़ का मेक श्योर करना, जिस डेट में आपको इशू होगा उसके 1 महीने तक का ही वैलिड होगा। 1 महीने के अंदर आपका सबमिशन नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा आपको एक नया फ्रेश बैंक में जाके इशू कराना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी का 3 महीने के अंदर खाता पूरा मेंटेन है तो मैं उनसे कहूँगा कि आप बैंक स्टेटमेंट, तो मैं कहूँगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट ही शो करें, दैट इज़ गुड ऑप्शन। और बैंक स्टेटमेंट भी आपकी ऑफलाइन भी निकल जाती है, ऑनलाइन भी निकल जाती है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो जैसे आपको मैं बता रहा था, इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ऑनलाइन निकाल लें, ऑनलाइन आप बैंक, अगर आप पे नेट बैंकिंग है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। लास्ट 3 मंथ का डेटा अगर आप निकालते हैं तो उसमें आप देख लें कोई लार्ज डिपॉजिट ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्मॉल डिपॉजिट हैं, 2-2 3-3 हज़ार, या आपकी सैलरी आ रही 10-15 हज़ार रुपये हर महीने, तो वो चलेगा 3 महीने के अंदर, उसका कोई इशू नहीं रहता है। और सैलरी पर 10-15-20 हज़ार रुपये आ रही तो कोई इशू नहीं है, तो आप उसको शो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऑनलाइन नहीं निकाल पा रहे हैं तो बैंक विज़िट करें, वो आपको निकाल के दे देंगे इसको। लास्ट 3 मंथ की जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी, ये भी ऐसा होगा कि आपको डेट वाइज ही निकालनी पड़ेगी। जब आपका अपॉइंटमेंट आ रहा तो उस टाइम से आप देख लें 3 महीने कब हो रहे हैं, तो उस टाइम का आप निकाल लें लास्ट 3 मंथ्स का जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है। इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ जो अदर ऑप्शन है इसमें, जैसे इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है प्रूफ ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ द एम्प्लॉय कंपनी, जिसमें अगर आपका आता है, इफ़ द कंपनी पेज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड लिविंग,
अगर ट्रैवल का पे नहीं भी करी तो कंपनी, तो उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि साढ़े तीन हज़ार जो यूरो हैं, आप 2 से 3 लाख रुपए का अमाउंट दिखाते हैं तो उसमें सारा कवर हो जाता है ट्रैवल कॉस्ट। और लिविंग का आपको अकोमोडेशन लेटर शो करना पड़ता है। और अगर डी कैटेगरी के अंदर आप जा रहे हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि वो आपको अकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड करती है और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है अगर आप डी कैटेगरी के अंदर पोलैंड पे जाते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जैसे चौथा ऑप्शन है, देखो इसमें प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट पर्सनल सॉल्वेंसी, इसमें इन लोगों ने बोला है इफ़ इन केस अगर कोई यहाँ से जॉब पे जाता है वहाँ पे और कंपनी लिविंग अकोमोडेशन और ट्रैवल प्रोवाइड नहीं करती, तो इस केस में क्या होगा। अगर आप, ये उनके लिए है जो वाइट कॉलर जॉब में जाते हैं, जैसे आपको बताऊँ कोई प्रोफेशनल पर्सन है इंडिया से अगर बाहर जा रहा हो तो उनके लिए है एक ऑप्शन। उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई इंडिया से बाहर जाता है तो उनकी सैलरी बहुत हाई रहती है, इनके 11-12 हज़ार ज़लोटी, 15 हज़ार ज़लोटी, 20,000 ज़लोटी, इसमें उनका सैलरी पैकेज रेंज करता है पर महीने का। तो उनको ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। अगर उनको अकोमोडेशन अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं भी करती तो उनको वो अपना अकोमोडेशन खुद ले सकते हैं, जो कि आपका अगर बाहर पे कोई सही रूम वगैरह लेता है तो 3-3.5 हज़ार ज़लोटी के अंदर पर मिलता है, तो उनको ज़्यादा ऐसा इशू नहीं होता। और उन लोगों को ऐसा होता है कि उनका ऑफ़र लेटर वगैरह चेक करते हैं, अगर उसमें अगर उनकी सैलरी सही है, 11-12 हज़ार ज़लोटी है, तो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको ज़्यादा कोई इशू नहीं आता। उनको भी बैंक बैलेंस शुड सिमिलरली शो करना पड़ता है। 3,500 ज़लोटी उनके लिए भी सेम ही रहता है। 3,500 यूरो, दैट इज़ अराउंड 3,50,000। अगर आप इंडिया में देखेंगे 2 से 3 लाख, 3.5 लाख के बीच में आपको वो दिखा सकते हैं, तो उसके लिए भी सेम रहता है। और जो ये वाला ऑप्शन है उनके लिए ही रहता है। डी कैटेगरी में एम्प्लॉयर अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, और जो दूसरा रीज़न है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो इन लोगों ने मेंशन करा है। अगर आप ट्रैवल और लिविंग कॉस्ट खुद ही अपना बेयर करते हैं तो उस केस में आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, और ये डी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर डी कैटेगरी के अंदर मैंने अभी तक का तो कोई ऐसा देखा नहीं कि जिसकी 10,000 12,000 ज़लोटी इतना पे करते हैं। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं और ऐसे होते भी नहीं है। अगर आईटी टेक्नीशियन वगैरह भी देखें, अगर कोई आईटीआई वाला गया है जैसे वहाँ पे, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन के वर्क पे जाता है उनकी भी 4-5 हज़ार लौटी होती है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती। तो उस केस में तो खैर एम्प्लॉयर अपना अकोमोडेशन प्रोवाइड करता ही है। और जैसे मैंने आपको ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन भी पूरा बता दिया, तो अपना डॉक्यूमेंट पूरा मेंटेन करें। ऐसा ना करें कि थोड़ा अपना आपने 3 महीने में अपना बैंक बैलेंस शीट निकाल दी, जो भी आपका बैंक बैलेंस है स्टेटमेंट निकाल दिया आपने, और उसमें लार्ज डिपॉजिट आपके 1-1 2-2 3-3 लाख के, तो इसमें ऐसा होगा कि आपका रिजेक्शन आ जाएगा। इस वाले नंबर पे इस चीज़ का मेक श्योर करें। और अगर आप बैंक सर्टिफिकेट लगाते हैं, बैंक सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अकोमोडेशन लेटर भी लगाना बहुत मस्ट होता है। बहुत से सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें आपका अकोमोडेशन लेटर नहीं होता, तो फिर इसका ये वाला रिजेक्शन आ जाता है अकोमोडेशन लेटर का। फिर दोबारा आप अप्लाई करेंगे, फिर सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। इससे पहले मेक श्योर करें जिसने भी आपको अपना वर्क परमिट प्रोवाइड किया तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपना अकोमोडेशन लेटर ले लें। 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, उनका मेक श्योर करना आप। एक तो आपका ऑफर लेटर रहता है, आपका अकोमोडेशन लेटर रहता है, आपका वर्क परमिट होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप मेक श्योर करना कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है सारे डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ कि जो वर्क परमिट इशू होते हैं, वर्क परमिट भी 2 टाइप के इशू होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है आपको। एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इशू होता है जिसमें आपका स्टैंप नहीं होता, और जो दूसरा आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें आपका स्टैंप लगा हुआ आता है। तो अगर किसी के उसमें स्टैंप वगैरह नहीं है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो भी आपका वर्क परमिट जिसने आपको वर्क परमिट प्रोवाइड किया उससे कंफर्म कर लें कि आपका कौन से मीडियम से आया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में फ़ाइल किया होगा तो उसमें स्टैंप, ईगल वाला स्टैंप नहीं होता, उसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका। तो ये चीज़ का मेक श्योर कर लें। और ऐसा नहीं, वर्क परमिट का भी मेक श्योर करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क परमिट भी बहुत लोग फेक प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप कंसल्टेंट कोई चूज़ कर रहे हैं तो आप कोई जेन्युइन ही चूज़ करें जिसने बहुत लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है इस मार्केट में और जिसको आइडिया हो। अगर आपको आपके कोई पहचान का है जिसको वर्क परमिट मिला है तो आप उनसे बात करके लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर आपको कोई जानने वाला है जिसको आप इन पर्सन जानते हैं तभी आप उससे पूछ के आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी अननोन पर्सन से नेट से नंबर निकाल के करते हैं तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है, स्कैम हो जाता है। ये चीज़ का मेक श्योर करें। और इसके अलावा आज मैंने ये वाला रीज़न आपका एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा जो भी रीज़न में आपको मैं जितने एन नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं जिसमें अपना रिजेक्शन आ रहा, सारा आपको एक्सप्लेन करके बताते रहूँगा वीडियो के थ्रू। अभी के लिए तो खैर इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, आज मैंने इसके लिए बता दिया। अब कल कोई नेक्स्ट ऑप्शन आपको बता दूंगा जिसमें रिजेक्शन आ रहा, क्योंकि रिजेक्शन का रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप अपने एंड से ऐसा कोशिश करें, अगर आप फाइल लगा ही रहे हैं तो अपनी जो प्रोफाइल है पूरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।
आपके एंड से कोई मिस नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद भी रिजेक्शन आता है तो फिर आपका खैर किस्मत ही है, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। अगर आप प्रोफाइल अपनी बेकार बना रहे हैं, फाइल आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दे रहे हैं वहाँ पे, या कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है, इसके उस पर आता है आपका रिजेक्शन, तो ये आपके एंड से गलती होगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो पूरा इन सब चीज़ का मेक श्योर करें। मैं सारे जितने भी इसमें ऑप्शन है, हर दिन मैं आपको सारे जो भी इतने रीजंस हैं सारे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा वीडियो के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और इसके अलावा अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको मैं आज तो खैर मैंने देखा नहीं अपना VFS का क्या सिनेरियो था, मैंने पूरा चेक किया भी नहीं है। अगर कुछ अपडेट आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दें, नेशनल एम्प्लॉयमेंट में ओपन हुए नहीं हुए, अगर इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है तो। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।